अभी तक हम लोग इसमें पढ़ रहे थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इसमें हम लोग फाइंड क्या कर चुके हैं, फ्रिंज ब्रेथ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क फ्रिंज ऑब्टेंड होती थी। सेंट्रल फ्रिंज हमेशा होती थी ब्राइट, ठीक है, ये कहलाती है सेंट्रल ब्राइट। ये फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड सॉरी सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, इस तरह से फ्रिंज ऑब्टेंड होती थी, ठीक है। अब आप इसमें ये देखें, अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किसी भी एक फ्रिंज के सामने कोई ग्लास स्लैब या दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दें तो क्या होगा, ठीक है। किसी भी एक स्लिट के सामने टी थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास स्लैब या दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम रखते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये आप देख लें, ठीक है ना। तो आप ये देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ठीक है ना। एक होता है नॉर्मल पाथ, दूसरा होता है ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ का क्या होगा उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप ये देखो, देखो S1 से एक रे ऑफ लाइट चल रही है और यहां पे किसी एक पॉइंट P1 पर जाके मिलती है, ठीक है। दूसरा आप ये देखो, एक और लाइट है, ये पॉइंट S2 से निकलकर ये भी सामने जाके मिलती है किसी दूसरे पॉइंट P2 पर, ठीक है। अब यदि हम आपसे बोलें कि S1 और S1 P1 S2 P2, ठीक है, इन दोनों के रास्ते इक्वल हैं कि अलग अलग हैं, दोनों का पाथ बराबर होगा कि अलग अलग होगा, ये बताओ। दोनों का पाथ इक्वल होगा, जितना रास्ता S1 से P तक जाने में कवर होगा उतना ही रास्ता S2 से P तक जाने में कवर होगा। फ्रीक्वेंसी भी एक से है, सब कुछ एक से है, तो क्या होगा, S1 ने P तक यहां तक ये 4 वेव कंप्लीट की इसने, ठीक है ना, 1 2 3 एंड 4। तो S2 से P तक भी 4 वेव कंप्लीट होंगी, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक कंप्लीट वेव क्या कहलाती है, ये वाला, दो सेगमेंट मिला के होती है एक वेव, ठीक है। अब आप ये देखें, अगर हम किसी भी एक स्लिट के रास्ते में कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट रखते हैं, देखो अब हम इसमें क्या करते हैं, S2 के रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट प्लेट रखते हैं, S2 के रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट प्लेट रख देते हैं यहां पर, इसकी थिकनेस है T। अब आपको ये मालूम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है। अब S2 से वेव चलेंगी तो यहां से यहां तक तो एयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप ये देखो, जैसे ही ये वेव मीडियम के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, इनकी स्पीड वही होगी कि कम हो जाएगी, ये बताओ। स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर एयर में स्पीड है c तो इसकी स्पीड हो जाएगी c ओवर म्यू, ठीक है ना। मीडियम में स्पीड म्यू टाइम्स कम हो जाती है, आप जानते हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ, हमें ये मालूम है v या c इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, ये कहलाती है वेव वेलोसिटी, ठीक है। v को हम क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर। फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। फिर क्या चेंज होगा, वेवलेंथ, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है, यानी वेव छोटी हो जाएंगी, ठीक है ना। अब आप ये देखो, यहां से यहां तक इतनी जगह में अगर दो सेगमेंट आ रहे थे, ठीक है ना,
तो अब ये हो सकता है कि इतनी जगह में 3 सेगमेंट बन जाए, 1 2 3, ठीक है ना। और किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जैसे ये बाहर निकलेगी तो फिर से क्या हो जाएगा, उसी सेगमेंट में ये बाहर निकलेंगे, ठीक है। देखो इतनी जगह में पहले 2 पल्स आ रही थी, हम ऐसा कह सकते हैं, अब उतनी ही जगह में इसमें 3 पल्स बनने लगी, ठीक है। ये बात बेटा समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले इस पॉइंट पर पहले क्या हो रहा था, दोनों सोर्स के ट्रफ के ऊपर ट्रफ मिल रहे थे। S1 S2 कैसे थे, इसमें एक ही फेज में थे। लेकिन अब आप ये देखो, S2 के रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट शीट रखने से क्रस्ट के ऊपर ट्रफ मिलने लगा। पहले ट्रफ के ऊपर ट्रफ मिल रहे थे, अब ट्रफ के ऊपर क्रस्ट मिलने लगा, मतलब ऑटोमेटिक पाई का फेज डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये बात आप लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, एक अपने आप एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो हमें ये बताना है कि इसके पाथ में क्या हो गया, ठीक है। देखो इसकी पल्स बढ़ गई, पहले कितने सेगमेंट आ रहे थे यहां से यहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितने आने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पल्स यहां पर आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है। पहले ये जो लाइट यहां जाके पहुंच रही थी, अब वो इसके λ/2 डिस्टेंस पहले ही मिल गई, ठीक है। ये बात आप लोग क्लियर समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। तो ऐसा करने से क्या हो गया, इसका ऑप्टिकल पाथ बढ़ गया, ठीक है। अगर हम S2 के रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रख देते हैं तो इसका वैसे रास्ता तो बराबर है, लेकिन इसका ऑप्टिकल पाथ बढ़ गया, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ बढ़ना मतलब ये क्या कहलाती हैं, ये जो सेगमेंट बन रहे थे ये सेगमेंट बढ़ गए, ठीक है। अब ये कितना बढ़ेगा ये आप देख लो, कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो आप ये देखो, इसके अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड है c/μ, ठीक है ना। लाइट को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, t डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम को लिखते हैं कैपिटल T, कंफ्यूज मत होना, स्मॉल t मतलब थिकनेस, ठीक है ना। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होगा ये बताओ, आप सभी लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इस तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब थिकनेस, कितनी डिस्टेंस कवर करता है t, कितना कितनी स्पीड से कवर करता है, c/μ से, कितना टाइम लगेगा, t इक्वल टू t/μ/c, इतने टाइम में ये वाली वेव इस ट्रांसपेरेंट मीडियम को पार करके बाहर आ जाती, यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका ऑप्टिकल पाथ या इक्विवेलेंट पाथ क्या कहलाएगा, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट पाथ क्या कहलाएगा, अगर ये वेव एयर में होती तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती, इतने ही टाइम में, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालते, डिस्टेंस d इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस d इक्वल टू क्या होगा, कितनी डिस्टेंस कवर करती, v इंटू टी, ठीक है। तो आप ये देखें कितनी एयर में कितनी स्पीड से जा रही है ये, वेलोसिटी c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, और टाइम कितना लेना है, t के बराबर। तो d इक्वल टू आ जाता c इंटू टी, टी की वैल्यू आप ये पुट कर दो t/μ/c, ठीक है ना। तो d इक्वल टू आ जाता म्यू इंटू टी, म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये मीडियम में डिस्टेंस कवर कर रही है t, तो उसकी जगह अगर एयर होता तो ये डिस्टेंस चलती म्यू इंटू टी, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एयर में ये और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती, और दोनों का डिफरेंस कहलाता है ऑप्टिकल पाथ में चेंज आना, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट पाथ कितना होता, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट पाथ कितना आ गया, म्यू टी, ठीक है।
अब आप ये निकाल दो पाथ डिफरेंस कितना होगा दोनों में। पाथ डिफरेंस को हम लिख लेते हैं डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू, अगर ये मीडियम में नहीं होती तो कितनी डिस्टेंस कवर करती, म्यू टी, लेकिन मीडियम आ गया, मीडियम की वजह से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई, टी। ठीक है ना, तो आप इसमें टी कॉमन ले लो, म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये कहलाता है पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी भी एक वेव के रास्ते में कोई ट्रांसपेरेंट वेव रख दी, सॉरी ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दी जाए जिसकी थिकनेस है टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो इसका ऑप्टिकल पाथ कितना चेंज हो जाता है, या इसमें एक पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाता है। कितना पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, और इसका ऑप्टिकल इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, म्यू इंटू टी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही बेटा। ऐसे एक सोर्स है S1 S2 टू सिलेट्स हैं। ठीक है, और अभी तक क्या हो रहा था, सेंटर पर ये दोनों वेव इक्वल डिस्टेंस कवर करके पॉइंट ओ पर पहुंच रही थी, और पॉइंट ओ पर क्या ऑब्टेंड होता था, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अब आपने क्या किया, किसी एक स्लिट के रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दी, आपने एक स्लिट के रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दी जिसकी थिकनेस है टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्लैब रखने से क्या होगा, अब इनका पाथ डिफरेंस जो पहले जीरो था, अब वो पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा, और कितना पाथ डिफरेंस आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब आपने क्या देखा, पहले की कंडीशन क्या थी, S1O इक्वल टू S2O। ठीक है ना, दोनों में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं था, लेकिन जैसे ही हम ये स्लैब रखते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्लेट रखते हैं, तो क्या होगा, इसके बीच में एक पाथ डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, अब आप ये देखो पाथ डिफरेंस आ गया तो क्या होगा, इसका पाथ बड़ा हो जाएगा, S1O का पाथ S2O से बड़ा हो जाएगा, और दोनों का पाथ डिफरेंस कितना आएगा, S1O माइनस S2O इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, और डेल्टा की वैल्यू हम लोग क्या फाइंड कर चुके हैं, क्या आती थी ये वैल्यू, S1O माइनस S2O इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये आ जाता है दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस। हो रहा है इतना क्लियर। तो अब S1O की वैल्यू बड़ी हो गई, ठीक है ना, तो इन दोनों को सेंट्रल ब्राइट बनाने के लिए क्या करना होगा, पूरा पैटर्न थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपको याद क्या रखना है, जिस प्लेट के रास्ते में हम लोग ट्रांसपेरेंट प्लेट रखते हैं, फ्रिंज पैटर्न उसी ओर शिफ्ट हो जाता है। फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होने का मतलब क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट जो अभी यहां बन रहा था, अब हो सकता है सेंट्रल ब्राइट थोड़ा सा ऊपर बने। ठीक है ना, सेंट्रल ब्राइट अब हो सकता है यहां पर बने, और फ्रिंज पैटर्न यहां से शुरू हो, ये सेंट्रल ब्राइट हो जाए। ठीक है, फिर फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट इस तरह से बनते जाए। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न ही ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, ऐसा कब होता है, जब किसी भी एक स्लिट के सामने कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट रख देते हैं। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है कि ये कितना शिफ्टिंग इसमें आ चुकी है। ठीक है ना, ये शिफ्टिंग आ गई, ये शिफ्टिंग कितनी है, मान लो ये पाई के बराबर शिफ्टिंग आ चुकी है, तो पाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें ये देखें, एक बार इसको रीड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, S1 S2, चलो अब बेटा आप ये देखो, सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं कि पाथ डिफरेंस को और किस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखो, अब अगर हम ऐसा मान लें कि S1 से निकलने वाली वेव और S2 से निकलने वाली वेव किसी पॉइंट P पर जाके मिलती है जिसकी पॉइंट O से डिस्टेंस है y। ठीक है, क्लियर है इतना, यहां तक बात समझ में आ रही है।
यहां तक क्लियर हो गया। अब आप ये देखें, इसमें कुछ हम लोग एज्यूम्शंस लेके चलते हैं। देखो, ये डिस्टेंस होती है कैपिटल डी और S1 S2 के बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल डी। S1 से P तक रेंज जाती है, S2 से भी P तक जाती है, ठीक है ना। तो कौन सी वेव को ज्यादा रास्ता कवर करना पड़ रहा है यहाँ पे, ये बताओ। S2 से P तक जाने वाली वेव ज्यादा लंबा रास्ता कवर करती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम इस दोनों के पाथ को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, देखो, अगर आप चाहते हो दोनों के पाथ इक्वल हो जाएं, तो हम लोग S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे M पॉइंट पर, ठीक है ना। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसमें S1P इक्वल टू कहलाएगा M इंटू P, ठीक है। तो S2M क्या कहलाएगा, पाथ डिफरेंस। किस किस का पाथ डिफरेंस, S2P माइनस S1P, इसका पार्ट डिफरेंस होगा M इंटू P, ठीक है। ये होगा इनका पार्ट डिफरेंस, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से, ठीक है। ये वाला एंगल ले लिया हमने थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, S2P माइनस S1P इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हम यहां से, ये एंगल हो गया थीटा, आप ऐसा कह सकते हैं इन दो लाइनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो दोनों के परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हो गया, इस लाइन का अप्रोक्सीमेट परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें एज्यूम्शंस लेके चलने पड़ते हैं। देखो, आपको ये मालूम है S1 S2 का ऑर्डर क्या होता है, मिलीमीटर का, ठीक है ना। और स्लिट से स्क्रीन की दूरी होती है मीटर के ऑर्डर की। तो एक्चुअल में तो S1 S2 ये भी हमने बहुत दूर दूर बनाए हैं, ठीक है ना, इससे भी बहुत पास पास होते हैं। अब आप ये देखो, यहाँ से जाने वाली रेंज और यहाँ से जाने वाली रेंज एक पॉइंट P पर मिलती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नियरली इक्वल ही होंगे, ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से जाने ये वाला एंगल, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है ना। सारे एंगल नियरली इक्वल होंगे, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आप ये देखो ट्राइंगल S1 S2 M, ठीक है। इस ट्राइंगल में आप देखो S1 S2 M, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो S1 S2 M, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। कौन सा M, सॉरी, पॉइंट M इसका राइट एंगल पर है, S1 S2, ठीक है। S1 S2 के बीच की डिस्टेंस है d और ये वाला एंगल लिया हमने थीटा, ठीक है। अब आप इससे फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा इक्वल टू कहलाएगा S2M ओवर d। S2M कहलाएगा इनका पार्ट डिफरेंस, ठीक है। S2M S2M कहलाएगा इनका पार्ट डिफरेंस, सॉरी, S2P माइनस S1P इक्वल टू कहलाएगा S2M, और S2M को ही हमने लिया था पार्ट डिफरेंस, ठीक है। तो आप ये देखें, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, S2M यानी डेल्टा, डेल्टा ओवर डी। इससे आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू डी साइन थीटा, डी साइन थीटा इक्वल टू डेल्टा। और इसमें कुछ और एजम्पशंस लिए जाते हैं। थीटा बहुत छोटा एंगल है तो साइन थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा या थीटा, ठीक है ना। तो आप इससे लिख सकते हो डी थीटा इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा, ठीक है। अब आप यहां से देखें, अब आप कौन से ट्राइंगल से देखें, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब आप इस ट्राइंगल को देखो,
ओ पी, इसको एस नाम दे दें यहाँ पे, ओ पी एस, ठीक है ना। इस वाले ट्राइंगल से अगर हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो टेन थीटा कितना आएगा देखो, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बाई ओवर कैपिटल डी, बाई ओवर कैपिटल डी, ठीक है। अब आप ये देखें, टेन थीटा भी बहुत छोटा एंगल है, इसको भी हम लोग थीटा लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से बाई अपॉन डी, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इससे क्या आएगा, डी स्मॉल डी बाई ओवर डी इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। इससे हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ चुकी है, डेल्टा इक्वल टू डी बाई अपॉन डी या बाई इक्वल टू डेल्टा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है। ये हमें याद रखना है, बाई इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक है। अब आप ये देखें पाथ डिफरेंस कितना आता है, अगर हमने यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दी तो पाथ डिफरेंस कितना आता है, म्यू माइनस वन इंटू टी, डेल्टा की वैल्यू आती है म्यू माइनस वन इंटू टी, ठीक है। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर रख दें तो बाई की वैल्यू आ जाएगी इससे बाई की वैल्यू क्या आएगी, इससे बाई इक्वल टू आ जाएगा म्यू माइनस वन इंटू टी कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है ना। ये कौन सी वैल्यू आ गई, ये वो वैल्यू है जितनी वैल्यू से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। बाई कौन सी वैल्यू है, अगर पहले सेंट्रल ब्राइट यहाँ पर बनती थी तो अब बाई डिस्टेंस ऊपर बनेगी स्क्रीन के ऊपर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू माइनस वन इंटू टी डी अपॉन डी। इसको चाहे तो हम फ्रिंज ब्रेथ के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फ्रिंज ब्रेथ क्या होती है, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है। तो आप ये देखें डी अपॉन डी की वैल्यू क्या होगी, बीटा अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू टी बीटा अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये आ जाएगी शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज, ठीक है ना। पूरा फ्रिंज पैटर्न इतने से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में आप इसको कह सकते हो ये पहले यहाँ पर है, पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर उठ के चला गया, ठीक है। अब इसको हम पूरे देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अभी तक हम लोग पढ़ते थे, ऐसे एक लाइट सोर्स है S1 S2 दो स्लिट्स हैं, ये बिहेव करती हैं जी कोहेरेंट लाइट सोर्स, ठीक है। यहाँ से लाइट वेव निकलेंगी, सामने स्क्रीन पर जाके मिलेंगी, स्क्रीन स्लिट से कैपिटल डी डिस्टेंस पर है, दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी, और यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न ये प्रोड्यूस करेंगी। सेंटर पर दोनों का रास्ता बिल्कुल बराबर होगा, तो सेंट्रल फ्रिंज हमेशा मिलती है ब्राइट, और इसके दोनों साइड ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती रहेंगी, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल फ्रिंज को हमने ये दिखाया, इसके बाद ब्राइट और डार्क फ्रिंज दोनों ओर ब्राइट और डार्क फ्रिंज इस तरह से बनती रहेंगी, ठीक है। यह है सेंट्रल ब्राइट, इसको लिखते हैं n इक्वल टू 0, ये फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, नीचे भी फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, और इस तरह से स्क्रीन के ऊपर हमें क्या मिलेगा, एक फ्रिंज पैटर्न, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब हमने क्या किया, किसी एक स्लिट के रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दी जिसकी थिकनेस है टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है। ऐसा रखने से पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे शिफ्ट होगा इसको हम थोड़ा सा अलग से बना के दिखा रहे हैं आपको। पहले जो सेंट्रल ब्राइट यहां मिल रही थी, अब सेंट्रल ब्राइट यहां से बाई डिस्टेंस ऊपर मिलेगी, ये है सेंट्रल ब्राइट, ठीक है।
पहले ये इस पॉइंट पर मिल रही थी पॉइंट ओ पर, अब पॉइंट ओ के ऊपर मिलेंगी, ठीक है। और बाकी पूरी स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलती रहेगी, ठीक है। फ्रिंज ब्रेथ पर कोई असर नहीं आएगा, फ्रिंज ब्रेथ पर कोई भी असर नहीं होगा। जितनी ब्रेथ पहले थी अब भी उतनी ही ब्रेथ होगी, बीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये होगी सेंट्रल ब्राइट, ये फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, ऐसे ही ऊपर सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। कितना शिफ्ट हो गया? बाई के बराबर, ठीक है। क्यों शिफ्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाता है। वो पार्ट डिफरेंस कितना होता है? S1O माइनस S2O इक्वल टू डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू होती है म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। क्लियर है इतना? और फ्रिंज पैटर्न कितना शिफ्ट हो जाएगा? बाई। बाई की वैल्यू क्या आती है? म्यू माइनस 1 इंटू टी बीटा अपॉन लैम्डा, ठीक है। इसमें आप एक क्वेश्चन देख लो। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक गिलास स्लैब mu equal to 3/2 introduced in path of any one slit so that central bright fringe shifted equal to 2 fringe, ठीक है ना। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज 2 फ्रिंज के बराबर शिफ्ट हो जाती है। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड लैम्डा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, कैपिटल D इक्वल टू 2 मीटर, स्मॉल d इक्वल टू 1 मिलीमीटर, फाइंड द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज 2 फ्रिंज के बराबर ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपको गिवन है बाई की वैल्यू दी है 2 बीटा के इक्वल, ठीक है। और बाई का फॉर्मूला आपको मालूम है म्यू माइनस 1 इंटू टी बीटा ओवर लैम्डा, ठीक है। इक्वल टू क्या गिवन है? 2 इंटू बीटा, ठीक है। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, टी हमें फाइंड करना है। लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है? लैम्डा की वैल्यू गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इससे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इससे टी इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा। लैम्डा को आप लिख सकते हैं 5000 इंटू 10 टू दी पावर -10, ये मीटर में हो गया, ठीक है, ओवर म्यू माइनस 1, ठीक है। म्यू की वैल्यू है 1.5, 1.5 माइनस 1 यानी 0.5, ये कितना हो जाएगा? यह जाएगा 4 इंटू 5, ये 3 है, तो 10 टू दी पावर -7, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 20 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर, ठीक है। ये किसकी थिकनेस होगी? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब,